तो बहू सहेलियों से पूछकर आज तो खाना बना लिया, पर कल तो छोले पूरी बना दोगी ना? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। अगले दिन प्रिया सुबह सुबह अपनी सहेलियों को फोन घुमाती है। सुनो ना यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बता हमें, हम तो तुझसे पहले ही शादी कर चुके हैं। बहुत एक्सपीरियंस है हमें, तभी तो तुम्हें फोन करती हूँ। तुम दोनों ही मेरी नैया पार लगाते। अरे प्रॉब्लम क्या है वो बता। यार ये घर बहुत बड़ा है, झाड़ू पोछा लगाते लगाते मेरी कमर टूट जाएगी। तुम लोग बताओ क्या करूं? बस इतनी सी प्रॉब्लम, एक काम कर, झाड़ू मत लगा, सीधा पोछा लगा दे, इससे सब एक बार में ही हो जाएगा। गुड आइडिया, यही करती हूँ। और नाश्ते में क्या बनाऊं? मैगी बना दे यार, नाश्ता ही तो है, खाने में देख लेना कुछ और। खाने का भी बता दो ना तुम लोग, मैं तो ऐसे सोचती ही रह जाऊंगी। खाने में आलू के पराठे बना देना, जल्दी हो जाएगा सब कुछ, फिर तो अपने पति के साथ थोड़ा टाइम भी बिता सकती है। तुम दोनों ना सच में बहुत अच्छी हो। अगर तुम लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर लिया ना तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी। नहीं नहीं प्रिया, हमारी दोस्ती ऐसी वैसी नहीं, पक्की दोस्ती है। फोन बंद हुआ तो हम खुद वहां आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं काम निपटा लेती हूँ। प्रिया अपनी सहेलियों के बताए हिसाब से काम करने लगती है और उसका पति और सास नाश्ते के लिए आते हैं। बहू नाश्ता तैयार हो गया कि नहीं? जी माँ जी, अभी लाई। ये क्या है बहू? प्रिया तुमने नाश्ते में मैगी बनाई है? हाँ मैगी बनाई है, खाइए ना, बहुत टेस्टी है। वो तो ठीक है, लेकिन मैगी कुछ समझ में नहीं आया। नाश्ते में तो पोहा, उपमा, पराठा ऐसा कुछ होना चाहिए था। विनय, मेरी दोस्तों ने आइडिया दिया कि मैं मैगी बना लूं। सहेलियों ने कहा कि नाश्ते में पति और सास के लिए मैगी बना दो, तो खाने का भी बता ही दिया होगा फिर तो उन्होंने। हाँ बताया ना, मैंने तो आलू उबाल भी दिए हैं। उबले आलू खाने में? ना ना माँ जी, सिर्फ उबले आलू नहीं, उनका पराठा बनेगा। विनय अब मैं तो क्या ही कहूँ, तू ही देख अपनी पत्नी को। कोई बात नहीं माँ, धीमे धीमे सब समझ जाएगी। प्रिया मेरे टिफिन के लिए क्या बनाया है? मैगी पैक कर दी ना मैंने। तो उससे तुम ही खा लेना, मैं बाहर से ले लूंगा। और अपनी सहेलियों से एक बार पूछ लेना पति को टिफिन में क्या देते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है ताना मार रहे हैं। नहीं नहीं बहू, विनय मजाक कर रहा है, तुझे जो सही लगे वो कर। और हाँ, आज पड़ोस की कुछ औरतें हमारे घर आएंगी तुझे देखने, तो अच्छे से तैयार रहना। ठीक है माँ जी। विनय ऑफिस चला गया, प्रिया अपने कमरे में आ गई। उसने अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल किया। सुनो ना, आज मोहल्ले की औरतें आएंगी मुझे देखने, बताओ ना कौन सा सूट पहनूं, सूट पहनूं या साड़ी पहनूं? प्रिया सूट ही पहन, एक बार साड़ी पहन ली ना तो फिर तेरी सास हमेशा साड़ी पहनने को ही कहेगी। और नहीं तो क्या, हमारी सास को ही देख ले, मायके के अलावा कहीं और सूट पहन ही नहीं सकते। तू ना अपनी सास की आदत खराब मत करना। हाँ सही कह रहे हो तुम लोग, मैं तो सूट ही पहनूंगी। प्रिया सूट पहनकर मोहल्ले की औरतों से मिली और उनके जाने के बाद प्रिया की सास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहू तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि मोहल्ले की औरतों के सामने साड़ी पहननी चाहिए थी? मुझे सूट में क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो यही कंफर्टेबल लगता है तो मैंने पहन लिया। कहीं ये भी तेरी उन सहेलियों की ही राय तो नहीं थी? हाँ माँ जी, तो क्या हो गया अगर उन्होंने मुझे सलाह दे दी तो? ठीक है, जो मर्जी आए वो करो, तुम्हारा घर तुम चलाओ या तुम्हारी सहेलियां, मुझे क्या। इतना कहकर प्रिया की सास वहां से चली गई। तभी प्रिया के पास विनय का कॉल आया। हेलो प्रिया। हाँ बोलो ना विनय, ऑफिस जाती ही मेरी याद आ गई क्या? प्रिया मेरे ऑफिस की पार्टी है तो तुम तैयार रहना। ओके, तैयार हो जाऊंगी मैं। अच्छा प्रिया, मैं क्या कह रहा था, तुम ना वो पर्पल वाला सूट पहन लेना, उसमें अच्छी लगती हो। ठीक है बाबा, मैं तैयार होकर आपको कॉल करती हूँ। प्रिया अपने कमरे में आती है और सूट निकालकर अपनी सहेलियों को फोन घुमाती है। बता प्रिया, अब क्या हुआ? यार शाम को ना विनय के ऑफिस में पार्टी है, मुझसे बोल रहे हैं पर्पल वाला सूट पहनो। तुम लोग कोई आइडिया दो ना, क्या पहनूं? ऑफिस की पार्टी है तो एक काम कर, तू रेड सूट पहन ले, वहां अच्छा लगेगा। हाँ वो वाला रेड जो हमने दिया था तुझे। ठीक है, मैं वही पहन लूंगी, फिर तुम लोगों को फोटो भेजूंगी, देखकर बताना कैसा लग रहा है। ठीक है ठीक है। प्रिया रेड कलर का सूट पहनकर तैयार हो गई और शाम को जब विनय उसे लेने आया तो इस सूट में देखकर बोला, प्रिया मैंने तुम्हें पर्पल कलर का सूट पहनने को बोला था ना। अब चलो ना, देर हो रही है, टाइम वेस्ट मत करो। प्रिया ने विनय की बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद ही दिवाली थी, जिसकी तैयारी घर में जोर शोर से चल रही थी। प्रिया मैं सोच रहा हूँ हमारे कमरे का कलर चेंज कर देते हैं, माँ आपका क्या ख्याल है? अब मैं क्या कहूँ बेटा, बहू का घर है, वो देख ले कैसा क्या पसंद है उसे। ठीक है प्रिया, तुम ही बताओ। अभी मैं क्या बता दूं एकदम से, रुको मैं दिव्या और वाणी से पूछकर बताती हूँ।
प्रिया, ये हमारा घर है, उनसे क्या पूछना इस बारे में? अरे तो क्या हुआ विनय, मेरी फ्रेंड्स तो हैं, रुको मैं पूछ लेती हूँ। तो ये समझ जा बेटा, बहू को कहने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात हो गई है, वो कह रही है कि हमारे घर में नीला रंग अच्छा लगेगा। वो तो कभी हमारे घर आई भी नहीं, उन्हें कैसे पता? अरे मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर दिखाया ना। अच्छा विनय, तो अब हम ब्लू कलर ही करेंगे घर में। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बहू तो दिवाली की मिठाइयाँ तो बना लेगी ना, क्या क्या बनाएगी? माँ जी अभी तो कुछ सोचा नहीं है, मैं बताती हूँ सोचकर। सोचकर या पूछकर? खैर जैसे भी कर, काम कर लेना दिवाली आने से पहले पहले। हाँ हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। प्रिया अपनी सहेलियों को कॉल करती है और उनसे बात करने लगती है। यार दिवाली का ना बहुत काम है, मिठाइयाँ बनानी है, घर की साफ सफाई है। तुम लोगों के यहाँ कैसे चल रहा है काम? यहाँ भी हम लगे हुए हैं। तू बता कैसे फोन किया? यार माँ जी पूछ रही थी दिवाली पर क्या मिठाइयाँ बनाओगी, तुम लोगों ने क्या क्या बनाया है? हम तो बाहर से ही मंगा लेते हैं, बनाने की क्या जरूरत है, ऑर्डर करो और मिठाई घर पर, क्यों बेवजह की मेहनत करनी। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन फिर माँ जी ने कुछ कहा तो? अरे तो गुलाब जामुन बना लेना, जल्दी बन जाते हैं, और बाकी की मिठाई ऑर्डर कर देना। हाँ ठीक है, मैं यही कर लूंगी। तुम लोगों ने मेरी आधी टेंशन खत्म कर दी यार। तू तो कभी भी कर लिया कर फोन, हम हमेशा तेरे साथ हैं। थैंक यू। अच्छा मैं ये कह रही थी, रंगोली भी बनानी है तो उसका भी आइडिया दे देना। ओके ओके, हम दे देंगे। प्रिया ने दिवाली की सारी तैयारियों से लेकर मिठाइयां मंगवाने तक सब अपनी सहेलियों से पूछकर किया। उसकी सास और पति ये सब देखकर काफी परेशान हो चुके थे। बेटा देख ले तू, अब पहली बार मिठाइयां बाहर से आई है। चल मिठाई तक तो ठीक है, लेकिन ये रंगोली तक उसकी सहेलियों ने बताई है। अब मैं भी क्या करूं माँ, वो बहुत मानती है अपनी सहेलियों को। अरे इतना क्या मानना कि खुद से कुछ कर ही ना सको। मुझे तो लगता है कि ये सपने भी अपनी सहेलियों से पूछ कर देखती होगी। कुछ तो करना पड़ेगा। बहू, बहू कहाँ हो, इधर तो आओ जरा। जी माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम ये बताओ, इतने दिन से पेड़ों में पानी क्यों नहीं दिया? सब सूख रहा है। आज छत पर गई तब देखा। अरे मैं तो भूल ही गई माँ जी। वो मैंने ना दिव्या से पूछा था कि पेड़ों को शाम को पानी दूं या सुबह, लेकिन वो बिजी थी तो बताना ही भूल गई। और तब से तूने पेड़ों को पानी नहीं दिया? मैं अभी पूछकर पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। मेरे तो करम ही फूट गए, जो सहेलियों की सहेली को अपनी बहू बना लिया। अब परेशान मत हो माँ, अब मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। रात के वक्त विनय प्रिया के पास बैठा और बोला, ये कमरे का नीला कलर काफी अच्छा लग रहा है ना? आखिर मेरी सहेलियों ने जो आइडिया दिया है। वही मैं कह रहा हूँ, उन्हें भी घर बुलाओ, दिखाओ उन्हें भी अपना घर, अपना कमरा, अपना पति। हैं? क्या बोले आप? अरे मैं कह रहा था अपना परिवार, माँ से मिलवाओ। अच्छा ठीक है, उन्हें कल ही बुला लेती हूँ। प्रिया अपनी सहेलियों को बुला लेती है और अगले दिन उसकी सहेलियां घर आती है। तुम लोग ना आज बिल्कुल टाइम पर आई हो। हाँ तो तुमने बुलाया और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सही कहा। अरे कुछ खाओ ना, तुम लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। तेरी सास और पति कहीं गए हैं क्या? हाँ माँ जी मंदिर गई है और विनय अंदर है, अभी बुलाती हूँ। सुनिए तो, दिव्या और वाणी आ गई है, बाहर तो आइए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। विनय बाहर आकर प्रिया के साथ बैठ गया। अच्छा तो आप ही है दिव्या और वाणी, जिनकी दिव्या वाणी सुने बिना हमारी प्रिया की सुबह रात नहीं होती। अरे जीजा जी, क्या आप भी? आपने मजाक शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं करता। तो दिव्या जी आप ये बताइए, आपके पतिदेव कितना पैसा देते हैं आपको? सोचा जान लो, फिर प्रिया को उसी हिसाब से दूंगा, आपके बराबर ही। हाँ बराबरी तो होनी चाहिए, हम पक्की सहेलियां हैं। हाँ तो बताइए ना, कितना पैसा देते हैं आपके पति आपको? वाणी और दिव्या एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, तभी वाणी कहती है, क्या बात करिए प्रिया, तुझे पैसे भी देते हैं जीजा जी? हाँ क्यों? हमें तो नहीं मिलते हैं पैसे वैसे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, तो फिर प्रिया तुम भी बराबरी पर रहोगी आज से। जब इन्हें पैसे नहीं मिलते तो तुम भी मत लो। ये क्या कह रहे हैं आप? वो सब छोड़ो, आप दोनों ये बताओ कि शॉपिंग पर तो जाती होगी, कितनी शॉपिंग करवाते हैं महीने में आपको आपके पति? प्रिया तो 1 महीने में शॉपिंग पर भी जाती है, हमें तो साल में कभी कभी मौका मिल जाए, ना भी मिले। लो प्रिया, यहाँ भी बराबरी करो, अब से शॉपिंग साल में सिर्फ 1 बार, नहीं तो वो भी नहीं। विनय की बातें सुनकर प्रिया कुछ कह नहीं पा रही थी। इतने में विनय फिर से बोला, आप लोगों को गिफ्ट तो मिलते होंगे ना अपने अपने पतियों से? प्रिया तो जीजा जी से गिफ्ट भी लेती है,
हमें तो हमारे बर्थडे पर भी गिफ्ट नहीं मिलता। चलो प्रिया, ये भी तय हुआ, यहाँ भी बराबरी कर लो तुम अपनी सहेलियों से। अरे लेकिन विनय। प्रिया तुम जूस पियो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ये बताओ दिव्या जी कि आपकी सास ने तो आपको गहने रखने को दिए होंगे ना? नहीं, हमें कुछ नहीं देती हमारी सास। ओहो, तो फिर प्रिया अब तुम माँ को गहने लौटा देना, अपने पास कुछ मत रखना। मैं चाहता हूँ तुम तीनों की दोस्ती और भी पक्की हो जाए। ये तो कुछ नहीं जीजा जी, हमें तो ससुराल से मायके जाने में भी परसों लग जाते हैं। बहुत ही खराब मामला है हमारे यहाँ का तो। ठीक है, अब से प्रिया भी यही करेगी। मायके जाने के लिए उसे भी इंतजार करना होगा। वैसे आप लोगों को घर कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा है। हाँ, और मैं क्या पूछ रहा था कि बस विनय जी, अब उन्हें लेट हो रहा है, उन्हें जाने दीजिए, बहुत देर होगी, उनके घर में भी काम है। हाँ, अब हम चलते हैं। प्रिया तू भी कभी हमारे घर आ। अब मैं क्या बताऊं, शादी के बाद दोस्ती के लिए टाइम ही कहाँ बचता है। टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगी। हाँ। अरे तुमने मुझे सहेलियों से बात करनी ही नहीं दी। वो मेरी सहेलियां हैं, आपकी नहीं। हो गई जितनी बात होनी थी। ठीक है, तो अब से बराबरी शुरू करता हूँ फिर मैं। नहीं विनय जी, उनका घर अलग है, उनकी जिंदगी अलग है, मेरी अलग। आप उन्हें छोड़िए, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मैं आपके लिए छोले पूरी बना देती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे ये घर में इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? और बहू तेरा फोन बज रहा है, वाणी का कॉल है। माँ जी बजने दीजिए, अभी मैं बिजी हूँ काम में, बाद में बात कर लूंगी। क्या बात है, भगवान ने बड़ी जल्दी सुन ली। ऐसा होता तो मैं पहले ही मंदिर पहुंच गई होती। कोई बात नहीं माँ, भगवान जब कृपा करते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। आओ तुम भी अपनी बहू के हाथ के छोले पूरी खाओ। अरे पूरा बेटा तो अभी तक पड़ा सो रहा है, तुझे दुकान नहीं खोलनी क्या? तुझे पता है यह घर तेरी दुकान के भरोसे ही चल रहा है, उसके बाद भी ऐसे आलसियों की तरह बिस्तर तोड़ रहा है। कुछ तो शर्म होनी चाहिए। अरे माँ, मुझे भी कोई बिस्तर तोड़ने का शौक नहीं है। और तुम ना सुबह सुबह चढ़ाई करने के लिए शुरू हो जाती हो। कभी बेटे से पूछ लिया करो कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। लो भाई, शादी हुई नहीं कि साहबजादे की बहानेबाजी शुरू हो गई। अरे बेटा, दुनिया का पहला लड़का नहीं है तू जिसकी शादी हुई है। ये बाल ना हमने धूप में सफेद नहीं करे, अनुभव से सफेद हुए। और मेरा अनुभव ये कहता है कि बीवी का पल्लू छोड़कर घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा तेरा, इसलिए यह सारा नाटक कर रहा है ना तू। अब तू कहेगा माँ तबीयत ठीक नहीं है, सही कहा ना मैंने? जब तुमने सारी कहानी अपने मन से बना रखी है माँ, तो फिर तुमसे तो कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मुझे अपनी लुगाई के पल्ले से बंद कर घर में रहने का शौक है, इसलिए दुकान पर नहीं गया। अब तुम्हें जो सोचना है सोचो। अभी तो मैं उठकर दुकान खोलने जा रहा था, लेकिन अब तो मेरी जिद है, मैं भी पूरा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। खाना भी यही बिस्तर पर बैठ कर खाऊंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा। हाँ, खूब बिस्तर तोड़, पड़ा रहे पूरे दिन बिस्तर पर। आ गई है ना तेरे लिए एक राजकुमारी, बिस्तर पर बैठे बैठे रोटी बनाकर खिलाएगी तुझे। मुझे क्या है, आजकल के बच्चों को सही गलत बताने लगो तो अपनी गिरेबान पकड़ लेते हैं। बड़बड़ाते हुए माँ सविता बेटे पूरब के कमरे से बाहर निकल जाती है। माँ की सवेरे सवेरे बड़बड़ सुनने के बाद पूरब का दिमाग भी बिल्कुल गर्म हो गया था। गुस्से में वो अपनी पत्नी रुचि को आवाज लगाने लगता है। रुचि, रुचि कहाँ हो तुम? पति की आवाज सुनकर रुचि उसके कमरे में आती है। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? शोर मैं मचा रहा हूँ? मैं पूछता हूँ तुम्हारे कान खराब हो गया क्या? कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, एक बार मैं सुन नहीं सकती? अरे क्या हो गया, क्यों इतने भड़क रहे हो? आपने आवाज लगाई, मैं आ तो गई ना, इसमें इतना नाराज होने जैसी क्या बात है? और मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया जो आपका पारा इतना गर्म हो रहा है? लगता है जैसे इस घर में मेरी कही हुई बात किसी को सुनाई नहीं देती है, ना ही समझ में आती है। तुम दोनों सास बहू को अगर हर बात में अपनी ही चलानी है तो मेरी इस घर में जरूरत क्या है, बता दो। अगर मैं तुम्हारी आंख में खटक रहा हूं ना तो बता दो मुझे। अरे ऐसा क्या हो गया जो बिना बात में झगड़ा करने की बात कर रहे हो आप? मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी, पहले आपने जोर जोर से आवाज लगाकर मुझे यहाँ बुलाया और अब बिना बात में झगड़ा कर रहे हो। एक कप चाय मिल जाएगी या उसके लिए भी मुझे नुक्कड़ वाले छोटू के यहाँ जाना पड़ेगा? इतनी समझ तो तुम्हारे अंदर खुद होनी चाहिए ना कि सुबह के 9 बज रहे, पति को एक कप चाय ही दे दो। मैं तो सुबह से 2 बार चाय बना चुकी हूँ, आप ही बिस्तर पर पड़े सो रहे थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर सोते हुए जगा देती तो उसमें भी मुझे ही बातें सुनने को मिलती कि चैन से कोई इस घर में सोने नहीं देता। देखिए, आपका झगड़ा माँ जी के साथ हुआ है ना, तो अपना निपटारा भी उनके साथ ही करिए, मुझे बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। चाय पीनी है तो सीधा सीधा भी बोल सकते थे कि मैं चाय बना दूं। इतना कहकर रुचि जाने लगती है। देखो तो अभी शादी को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में ही मैडम के तेवर इतने हाई फाई हो गए। ठीक ही कहता है लोग, शादी करना मतलब बर्बादी के बराबर है। कुछ देर के बाद रुचि
ट्रे में 2 कप चाय और नाश्ता लेकर पति पूरब के कमरे में आती है। बताओगी भी क्या हुआ? ऐसी ही बात बात पर भड़कने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? रहने दो, मुझे तुम दोनों सास बहू से कोई बात ही नहीं करनी। अब तुम्हारी आज्ञा हो तो 1 कप चाय पी लूं या फिर ऐसे ही उठकर चला जाऊं? रुचि को समझ में आ गया था कि इस समय पूरब का मूड बहुत खराब है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। पूरब भी चाय नाश्ता करने के बाद नहा धोकर तैयार होता है और अपने काम पर निकल जाता है। पूरब और रुचि की 2 महीने पहले शादी हुई थी। पूरब का चाइनीज फूड का स्टॉल था। वैसे तो पूरब एक ग्रेजुएट लड़का था, लेकिन उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करने के बजाय अपना काम करने के बारे में सोचा। एक दिन, माँ मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ अपना काम शुरू कर लूं। अरे बेटा, अपने काम के चक्कर में कब तक ऐसे ही खाली बैठा रहेगा? कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले। तुझे तो पता ही है मैं जैसे तैसे करके घर का खर्चा चला रही हूँ। बेटा, अपना पेट काट काट कर तुझे इसीलिए पढ़ाया था कि एक दिन तू पढ़ लिख कर जिम्मेदारियां उठाएगा। लेकिन देख रही हूँ तेरी पढ़ाई पूरी हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन तू तो कोई नौकरी ही नहीं करना चाहता। तुम गलत समझ रही हो माँ। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन हर किसी की ना अपनी अपनी पसंद होती है। किसी का नौकरी में मन लगता है, किसी का बिजनेस में। और मैं सोच रहा हूँ कि 8-10 हजार की नौकरी करने से अच्छा है कि मैं कोई अपना ही काम शुरू कर लूं। अरे बेटा, कौन सा तेरे बाप दादा 10-20 लाख छोड़ गए जो मैं तेरा बिजनेस खुलवा कर दूंगी? देख बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे जैसे लोगों के नसीब में नौकरी होती है। मेरी सलाह मान तो भी कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले बेटा, और समय के साथ तनख्वाह भी तो बढ़ती है ना। ऐसा मत सोच कि आज तू छोटी शुरुआत करेगा तो जीवन भर ऐसा ही रह जाएगा। कैसी बात करती हो माँ? हर इंसान को बड़ा सोचना चाहिए, और अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो बड़े बनेंगे कैसे? तुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं पिछले 6 महीने से खाली बैठा हूँ, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। दरअसल पिछले 6 महीने से मैं मार्केट की स्टडी करने में लगा हूँ, और काफी सोचने समझने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं चाइनीज फूड का स्टॉल स्टार्ट करूंगा। आजकल चीनी खाने का लोगों में बहुत क्रेज है। आया बड़ा चाइनीज खाना बनाने वाला। आज तक 1 कप चाय तो माँ को बनाकर पिलाई नहीं, और साहबजादे चाइनीज दुकान खोलेंगे। माँ, तुम ना काम शुरू होने से पहले ये सब ठप करवा देती हो। अरे कभी तो मीठा बोल लिया करो। मैं बेटा हूं तुम्हारा, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूं। और हाँ ठीक है, नहीं आती मुझे चाय बनानी। वैसे भी चीनी स्टॉल पर भी मैं चाइनीज खाना नहीं बनाने वाला हूँ। अरे वो सब हो जाता है माँ, कारीगर होता है वो बनाएगा। मेरा काम है सिर्फ स्टॉल का मैनेजमेंट देखना। तुम नहीं समझोगे। तुम बस ये बताओ, किसी तरह थोड़े पैसों का इंतजाम हो सकता है क्या? मुझे पता था तेरा कांटा पैसों पर आकर ही रुकेगा। अरे तू क्या जानता नहीं है कि तेरी माँ के पास कितना पैसा है? वो तो भला हो कि तेरे पिताजी के ऑफिस से थोड़ी बहुत पेंशन मिल जाती है, उसी के भरोसे जिंदगी कट रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली जिंदगी भी ना तेरे पापा की पेंशन के भरोसे ही बितानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि तेरे रंग ढंग देखकर लगता है कि तेरा काम धंधे में मन है नहीं। अरे माँ, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। तुम देखना, एक दिन तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होगा। तुम पैसे नहीं दे सकती, कोई बात नहीं, पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। पूरब घर से निकल गया। कुछ दिनों तक पूरब पैसों के इंतजाम करने में लगा रहा। अपने कुछ खास दोस्तों की मदद लेकर पूरब ने अपना एक चीनी खाने का स्टॉल शुरू किया। आसपास के पूरे इलाके में चीनी खाने का और कोई स्टॉल नहीं था, इसलिए जैसे ही पूरब ने स्टॉल खोला, ग्राहकों की दुकान पर मानो लाइन लग गई। कुछ दिन बाद, माँ, अब प्यारी माँ, देख आज मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या लेकर आया बेटा? आज पहली बार कुछ देने आया है, वरना हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहता है। अरे माँ, कितनी बार कहा है तुमसे, कभी तो खुश रहा करो, कुछ अच्छा बोल लिया करो। जब देखो तब गुस्से में उल्टा बोलती हो। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, जरा देखो कैसी है। अरे वाह, माँ के लिए साड़ी लेकर आया है, लेकिन किस खुशी में ये तो बता दे। अरे माँ, तुम्हारे बेटे का काम चल निकला, अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इसी खुशी में आज मैं तेरे लिए ये साड़ी लेकर आया हूँ। बेटे के हाथ में साड़ी देखकर पूरब की माँ सविता भावुक हो जाती है। तू मेरे लिए साड़ी लेकर आया है और मैंने गुस्से में न जाने तुझे क्या क्या बोल दिया। क्या करूं बेटा, तेरे पिताजी तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए, और अब एक तो बुढ़ापा, ऊपर से गरीबी, हाथ में पैसे नहीं है। इंसान चिड़चिड़ा ना हो तो और क्या करे, बस इसलिए जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। अरे माँ, क्यों अपना मन दुखाती हो? मुझे सब पता है कि तुम अपने बेटे की दुश्मन थोड़ी ना हो। तुम भी तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा काम धंधा करे, कोई बड़ा आदमी बन जाए। अच्छा चलो, ये साड़ी पहनकर दिखाओ। पूरब के कहने पर सविता जाकर खुशी खुशी साड़ी पहनकर आती है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। पूरब का काम अच्छा चलने लगा था, घर में रुपये आने लगे थे। पूरब और उसकी माँ सविता के आर्थिक हालत में भी काफी सुधार आ गया था। एक दिन, अरे पूरब, एक बात तो बता, आज तेरे यहाँ पर खाने के लिए कोई लड़की आई थी क्या? ये कैसी बात कर रही हो माँ?
मेरे स्टॉल पर तो रोज कोई ना कोई खाने के लिए आता ही है, कोई पहली बार थोड़ी ना लड़की आई है। अरे बेटा पूरी बात तो सुन। तेरी शादी की बात चलाई थी मैंने मोहन जी के यहाँ। मोहन जी और उनकी बेटी आज तेरे स्टॉल पर खाना लेने के बहाने आए थे और वहीं पर तुझे देखकर पसंद करके गए। अब तू भी एक बार लड़की की फोटो देख ले, तेरी तरफ से हाँ हो तो फिर बात आगे बढ़ाए। अच्छा, आज एक बाप बेटी आए तो थे, घूर घूर कर मुझे देख भी रहे थे लेकिन मुझे क्या पता कि वो वहां खाना लेने नहीं बल्कि मुझे देखने के लिए आया। मैंने तो उन्हें पहचाना भी नहीं और ऐसी कोई बात भी नहीं की। अरे बेटा वो जानबूझकर इस तरह से आए थे। बहुत लोग बेटी की शादी करने से पहले ऐसे ही चुपके से लड़का और उसका काम देखकर अपनी तसल्ली करते हैं, और उनकी बेटी तो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है। उसने कहा होगा कि वो भी लड़के को देखना चाहती है तो उसके पिताजी उसे भी साथ ले आए। तू बता तुझे पसंद है कि नहीं? वैसे माँ मैंने इस नजर से देखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी लड़की में कोई खराब ही नहीं थी। आप ऐसा करो उन लोगों को घर पर ही बुला लो, एक बार बातचीत हो जाए तो अच्छा होगा। पूरब के कहने पर सविता लड़की वालों को घर बुला लेती है। दोनों परिवार आमने सामने बैठकर बातें कर लेते हैं और इस तरह जल्द ही पूरब और रुचि की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुनिए जी, कोशिश करिए ना कहीं पर छोटी सी जमीन लेकर अपना मकान बन जाए। सोचकर देखिए माँ जी को कितनी खुशी मिलेगी अगर वो अपना बाकी का जीवन अपने खुद के मकान में बिताएंगे तो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रुचि। मैं कोशिश करता हूँ स्टॉल पर एक दो आइटम और बढ़ा देता हूँ। बिक्री बढ़ेगी तो कमाई भी ज्यादा होगी, तभी तो मकान के बारे में सोच पाएंगे ना। जाइए जी, आप तो लग रहा है 9 मन तेल के इंतजार में माँ जी की सारी उम्र ऐसे ही बिता देंगे। पत्नी की जिद करने पर पूरब लोन पर कुछ रुपए लेकर एक छोटी सी जमीन खरीदता है और उसमें अपना एक छोटा सा मकान बनवाना शुरू करता है। पहले शादी का भारी भरकम खर्च, उसके बाद मकान के लिए लोन, कुल मिलाकर पूरब काफी कर्ज के बोझ में दब गया था। लेकिन मां और पत्नी की खुशी के लिए उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जहां शादी होने तक पूरब का काम बहुत अच्छा चल रहा था, वहीं शादी के कुछ ही दिनों बाद जैसे ही पूरब ने अपने स्टॉल पर मोमोज बेचना शुरू किया, धीरे धीरे करके उसका काम मंदा पड़ने लगा। काम में आई हुई ये मंदी पूरब को हर गुजरते दिन के साथ चिंता में डाल रही थी। एक दिन, छोटू मैं 1 घंटे में आता हूँ, तू दुकान पर ही रहना। ठीक है भैया। 2 घंटे बाद जब पूरब लौट कर आया तो उसने देखा छोटू अभी भी दुकान पर वैसे ही खाली खड़ा है। छोटू मुझे तो लौटने में कई घंटे लग गए, लेकिन अभी भी देख रहा हूँ तूने तो चूल्हा तक नहीं जलाया। क्या बात है, आज एक भी ग्राहक नहीं आया क्या? हाँ भैया, आधा दिन बीत गया, एक भी ग्राहक आया नहीं। पता नहीं किसकी नजर लगी है। कस्टमर तो हमारी दुकान का जैसे रास्ता ही भूल गए हैं। भैया ऐसे ही कस्टमर भागते रहे तो आप तो मुझे नौकरी से निकाल दोगे ना? अरे पगले, इसमें तेरी क्या गलती है? तुझे नौकरी से क्यों निकालूंगा? लेकिन हाँ, चिंता की बात तो है ही। काम नहीं चलेगा तो तेरे साथ साथ मुझे भी अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। दुकानदारी कम होने के कारण पूरब आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था। यही कारण था कि आजकल उसका दुकान पर जाने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि दुकान पर जाकर भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। 2 दिन बाद, पूरब आज मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम थोड़ी देर से दुकान पर चले जाओ। मेरी सहेलियों की तुमसे मिलने की काफी इच्छा थी। हाँ, वैसे भी कौन सा मुझे दुकान पर जाकर बहुत काम है। वहां बैठकर भी तो मक्खियां ही मारनी है। कम से कम यहाँ रुकूंगा तो पत्नी तो खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं रुक जाऊंगा। दोपहर के समय रुचि की सहेलियां आ गई थी। कुछ ही देर बाद रुचि ने उनके लिए चाय के साथ साथ घर में बने हुए अपने हाथों के स्नैक्स भी सर्व करने शुरू कर दिए। बेबन से पूरब ने मोमोज का एक टुकड़ा उठाया और पत्नी की बनाई हुई लाल चटनी लगाकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखों में मानो चमक आ गई। ये मोमोज कहाँ से मंगवाए तुमने? कैसी बात करते हैं जी, मैं कहीं से क्यों मंगवाऊंगी, ये मैंने खुद बनाया। वाकई? और ये चटनी? वो भी मैंने ही बनाई है। इसमें इतना हैरान होने जैसी क्या बात है? सिर्फ ये मोमोज नहीं, ये शेजवान फ्राइड राइस और ये कटलेट भी मैंने ही बनाया। लेकिन आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने जब अपना चाइनीज स्टॉल स्टार्ट किया था ना, शुरू में तो बहुत से ग्राहक आने लगे थे। फिर मैंने अपने स्टॉल पर मोमोज रखना भी शुरू कर दिया। मेरे स्टॉल के मोमोज ठीक ठाक बन जाते हैं, लेकिन जो कोई भी मोमोज खाने आता है वो चटनी को देखकर नाक सिकुड़ लेता। हर कोई यही कहता है कि मोमोज के साथ तो तीखी लाल चटनी होनी चाहिए। छोटू से कह के थक गया, लेकिन पता नहीं क्यों छोटू मोमोज की तीखी लाल चटनी बना ही नहीं पा रहा है।
आजकल कस्टमर सिर्फ मोमोज नहीं बल्कि फ्राइड राइस, नूडल्स, हर डिश के साथ यही तीखी लाल चटनी मांग रहा है, और इसी लाल चटनी ने मेरा सारा धंधा चौपट करवा दिया। अरे जीजा जी, कमाल कर दिया आपने। आपको पता नहीं, रुचि के हाथ की तीखी लाल चटनी के तो हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में सभी लोग दीवाने हैं, और इसके हाथ की लाल चटनी और चाइनीज खाने में तो जादू है, जादू। इसने चाइनीज खाना बनाने के लिए स्पेशल कुकिंग कोर्स कर रखा है। सिर्फ मोमोज की चटनी नहीं, चाइनीज खाने में इस्तेमाल होने वाली तमाम चटनियां बनानी आती है इसको, और वो भी इतनी स्वादिष्ट कि आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगी। मुझे हैरानी इस बात की है कि आपके साथ इतना कुछ हो गया और रुचि को कुछ पता ही नहीं है। इसमें रुचि का कोई दोष नहीं है। हमारी नई नई शादी हुई थी, मैं नहीं चाहता था कि अपने काम का तनाव मैं अपनी पत्नी या माँ को दूं, इसलिए मेरा धंधा नहीं चल रहा था। ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। सिर्फ रुचि नहीं, माँ भी नहीं जानती कि कई हफ्तों से मेरे स्टॉल का काम लगभग बंद होने की कगार पर है। लेकिन अब मुझे लगता है रुचि मेरी जिंदगी में आ गई है तो सब कुछ अच्छा होगा। रुचि, तुम ढेर सारे मोमोज की बिल्कुल ऐसी ही तीखी लाल चटनी बना देना, फिर देखता हूँ कैसे नहीं आते मेरे स्टॉल पर लोग चाइनीज खाना खाने। अरे मेरे घर पर हीरा है और इस बात की अहमियत मुझे ही नहीं पता थी। हटिए जी, अब आप मुझे झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और बात यहाँ तक पहुंचती नहीं अगर आप परेशानी मेरे साथ शेयर कर लेते तो। तभी तो कहते हैं पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अगर आपने मुझे बताया होता कि सिर्फ मोमोज की लाल चटनी के कारण आपका धंधा मंदा हो गया है तो आज आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं, अब आपका चाइनीज कॉर्नर सुपर हिट करने की जिम्मेदारी मेरी। अरे मैं ऐसे फ्लेवर बनाऊंगी ना, लोग उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। रुचि की बातें सुनकर पूरब की चाइनीज कॉर्नर चलाने की टूट चुकी आशा एक बार फिर से जोश से भर जाती है। अगले ही दिन से पूरब और रुचि दोनों मिलकर अपना चाइनीज कॉर्नर एक नए सिरे से चलाने की कोशिश करते हैं। रुचि अपनी स्पेशल रेसिपी से मोमोज की तीखी लाल चटनी बनाती है और मोमोज की बिक्री बढ़ाने के लिए स्पेशल ऑफर भी लगा देती है। रुचि की तीखी चटनी का जादू ऐसा चला कि एक बार जो उनकी दुकान पर आकर मोमोज खाता वो 2-4 चीज और पैक करा कर ले जाए बिना रह नहीं पाता था। वाकई रुचि के हाथों में जादू था और देखते ही देखते रुचि और पूरब का चाइनीज कॉर्नर सुपर हिट हो जाता है। और ये सब हुआ था सिर्फ मोमोज की तीखी लाल चटनी के कारण।